आज हम यहाँ पर बात करेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, यानी हाई कोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट है ना, सेकंड कोर्ट है, सेकंड कोर्ट है ये हाईएस्ट में। फर्स्ट में कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है और सेकंड हाई कोर्ट है और सबसे निचला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। हमारे यहाँ जो जुडिशरी है, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, उसमें 3 स्तर की जुडिशरी है न्यायपालिका। पहला जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जिला स्तर, और उसके बाद फिर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके बाद उच्चतम न्यायालय, ठीक है, फिर है उच्चतम न्यायालय। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जो भारत में उच्चतम न्यायालय, यानी पहला है जिला स्तर, जिला न्यायालय, उसके बाद है उच्च न्यायालय और फिर है उच्चतम न्यायालय। तो हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है वो 3 स्तरीय की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की। तो आर्टिकल 24214 यानी आर्टिकल 214, ठीक है। आर्टिकल 214 में ये मेंशन किया गया है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट की समझने की बात है। हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, हर राज्य में होगा ऐसा नहीं है। यानी किसी 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। आपने देखा नॉर्थ ईस्ट में जैसे असम, मिजोरम, मणिपुर को मिला के गुवाहाटी का बनाया गया। अब हालांकि नया वहाँ पे उच्च न्यायालय बनाया गया। तो कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात सही है। अभी भारत में 24 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 24, ठीक है, 24 अभी हाई कोर्ट है इंडिया में। और ये हाई कोर्ट कितने होंगे ये डिसाइड करना होता है संसद का काम। तो सबसे पहले जो हमारा उच्च न्यायालय है वो दूसरी सबसे ऊंची न्याय की श्रेणी है। और ये आर्टिकल 214 में कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी हर स्टेट के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अभी प्रेजेंट में 24 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। और केंद्र शासित राज्यों में केवल एक ही ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसका अपना हाई कोर्ट है, वो है दिल्ली उच्च न्यायालय। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ही एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट है जो दिल्ली हाई कोर्ट, जो केवल यूटी के पास है। केवल एक ही ऐसा उच्च न्यायालय है जो दिल्ली के पास है केंद्र शासित में, बाकी लोगों के पास नहीं है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि इसमें जो न्यायाधीश कितने होंगे, ठीक है, न्यायाधीश कितने होंगे। देखो न्यायाधीश जज कितने होंगे ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, है ना। किसी भी हाई कोर्ट में कितने जज होंगे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। और एक बात ध्यान रखना है, जो जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जोधपुर हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, तो इनमें जजों की संख्या कितनी होगी ये राष्ट्रपति समय समय पर अपॉइंट करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है हाई कोर्ट के? बाय द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अगर रिजाइन करना हो तो वो भी उपराष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात यह है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। अगर इन न्यायाधीशों को अपना रिजाइन भी करना हो तो भी वो राष्ट्रपति को ही देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। हाँ, ये है कि ये शपथ कौन दिलाता है इनको? तो शपथ दिलाते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट। तो जिस स्टेट का है वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको वो शपथ दिलाते हैं और दिलाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हाई कोर्ट में जज कितने होंगे ये डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
दूसरी बात, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के जज किसको रिजाइन करेंगे? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हाई कोर्ट के जजों को कौन शपथ दिलाएगा? तो गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी राज्य के जो राज्यपाल हैं वो उनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए। न्यायाधीशों की योग्यता तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि न्यायाधीशों की योग्यता, पहली बात तो है कि भारत का नागरिक हो, ठीक है ना, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो पहली है कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो। और दूसरी बात है, उसने किसी भी कोर्ट में 10 साल, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी हाई कोर्ट से नीचे के जो कोर्ट है उनमें कम से कम 10 साल वो जज रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल वकालत की हो। मेरी बात समझ रहे हैं? या वो 10 साल किसी भी कोर्ट में जज रहा हो, न्यायाधीश कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर वो रह चुके हों, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष वो एज ए अधिवक्ता यानी एडवोकेट वो रहे हों। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो कम से कम 10 वर्ष क्या हों, न्यायाधीश रहे हों, या 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे हों। ठीक है, अधिवक्ता रहे हों। तो ये में जो मुख्य शर्तें ये हैं कि अधिवक्ता रहे हों, या फिर उनका जो कार्यकाल होता है वो अभी वर्तमान में 60 ईयर है, सॉरी 62 ईयर मैक्सिमम। देखिए, इसका मिनिमम नहीं है, और 65 ईयर ये प्रपोजल में है, ये जो है प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित है, तो ये ध्यान रखना है। तो कोई भी जज हाई कोर्ट का कब बनेगा, उसकी कोई मिनिमम एज नहीं है कि इस समय वो बनेगा। बस इतना समझ लीजिए कि वो 62 साल से ज़्यादा हाई कोर्ट के जज पे वो नहीं रह सकते। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हाई कोर्ट का जज बनता है वो कभी भी जैसे मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का जज है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, या बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट से अगर कोई रिटायर होता है तो वो उसमें वकालत नहीं कर सकता। बाकी वो वकालत और हाई कोर्ट्स में कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो मेरी बात समझ में आई आपको? जिस हाई कोर्ट से वो रिटायर होते हैं जज, उस हाई कोर्ट में वो वकालत नहीं कर सकते, बाकी अदर हाई कोर्ट में कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखना, लिख लीजिए। तो रिटायर होने वाले न्यायालय में, ठीक है, न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेन पॉइंट है कि वो जिस कोर्ट में रिजाइन करेंगे, जहां से रिटायर होंगे, वहां से वो लोग नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो इनका ट्रांसफर है, ट्रांसफर मतलब होता है कि स्थानांतरण है, ठीक है, जो इनका स्थानांतरण है यानी जो इनका ट्रांसफर है वो कौन करता है? राष्ट्रपति, वाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा किसी जज को बॉम्बे हाई कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट से जोधपुर हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट या गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो जो उनका ट्रांसफर होता है, जो उनका स्थानांतरण होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो किसी रिटायर्ड जज से दोबारा से
कोर्ट में एज ए जज काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये कोई बाध्यता नहीं होती है कि वो जज उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर ले। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी अवकाश प्राप्त यानी जो रिटायर हो चुके हैं उन पे उनको रिक्वेस्ट करे ताकि वो भी आके काम कर सकें। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो बेसिक थी। अब बात करते हैं कि हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र क्या होता है। कार्य क्षेत्र यानी क्या क्या इसके कार्य होते हैं। तो पहली बात है कि जो हाई कोर्ट है वो एक अभिलेखीय है ना न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब है जो हाई कोर्ट द्वारा डिसीजन दिए जाते हैं वो सबॉर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं उनके लिए वो कानून बन जाते हैं। भारत में दो ही ऐसे हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों ही एक अभिलेखीय न्यायालय हैं, यानी जो इनके डिसीजन हैं वो उनको लोग एज ए लॉ प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। और ये जो कार्य क्षेत्र है, इनके कार्य क्षेत्र हैं हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को, तो जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं वो क्या होंगे। उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्र का मतलब होता है कि कौन कौन से केस को अपील की जा सकती है। उसके बाद है इसमें उच्च न्यायालय में मुकदमों का ट्रांसफर। अगर मान लीजिए अगर कोई केस आया है दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है, तो अगर वो दिल्ली हाई कोर्ट अपने अंडर में नहीं करना चाहते हैं तो वो जोधपुर हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट को, किसी भी हाई कोर्ट को वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहला क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, और तीसरा है मुकदमों का हस्तांतरण। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ केसेस, मुकदमों का हस्तांतरण यानी वो मुकदमा यानी जो केस है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कर सकते हैं। उसके बाद है प्रशासकीय अधिकार, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार क्या होता है, तो हमारे 3 और 4 हमारे पास हैं जो राइट के तौर पे। एक तो है जिसको बोलते हैं ओरिजिनल राइट, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा है मुकदमों के स्थानांतरण संबंधी क्षेत्राधिकार, और उसके बाद है प्रशासकीय क्षेत्राधिकार। तो कौन से ऐसे केस होते हैं जहां पर वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से आते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है, कभी आपसे क्वेश्चन बने कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है जहां सीधे आप केस कर सकते हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आपका रिट है तो रिट में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है, हाँ, तो इसके क्षेत्राधिकार आपको अब हम तो जिस सीधे जहां हम केस को दायर कर सकते हैं उनको हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं। कौन कौन से वो केस हैं ऐसे। पहला है इसमें तलाक, विवाह और राजस्व संबंधी प्रकरण। तलाक, विवाह, राजस्व संबंधी प्रकरण और बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, रिट।
ठीक है, रिट। तो 3 हैं ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आते हैं, यानी आप यहाँ सीधे सीधे यहाँ पर आप केस कर सकते हो इससे रिलेटेड, विवाह से संबंधित। मतलब अगर आप कोर्ट मैरिज करने जाते हो सीधे सीधे हाई कोर्ट में, तो वो आपसे वो ये नहीं कहेंगे भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए। अगर आप डाइवोर्स के पेपर फाइल करना है, अगर सीधे आप जाओगे हाई कोर्ट में, तो आपसे ये नहीं कहेंगे कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले क्यों नहीं गए। और मान लीजिए किसी ने आपको चाकू मार दिया है, तो आप हाई कोर्ट में सीधे नहीं जा सकते हैं, इसके लिए आपको नीचे मजिस्ट्रेट से होकर जाना पड़ेगा। तो प्रारंभिक अधिकार वो होते हैं जो सीधे सीधे केस वहाँ पे वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। अब था उसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जो केस डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट से, ठीक है, जो केस डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट से या जो सवार्डिन जो लोअर कोर्ट से केस फाइनल होके जाते हैं, अगर कोई अपील करना चाहता है, जैसे मान लीजिए आपको केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार जाते हैं, ठीक है, तो आप वहां से अपील कर सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार मान लीजिए आपकी कोई भी सजा हो, चाहे वो दीवानी हो, फौजदारी हो, कुछ भी हो, तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार जाते हैं, मतलब हाई कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट में, तो आप वहां पर अपील कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में हार गए, आप मुंबई हाई कोर्ट में केस कर, ऐसा नहीं है कि जो अपील है वो सेम कोर्ट में नहीं होती है ना, सेम कोर्ट में नहीं होती, अपील हमेशा अपर कोर्ट में होती है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये। दूसरा इसमें अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। अभिलेखीय, तो अभिलेखीय का मतलब आपने समझा ही था कि अभिलेखीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है। अभिलेखीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि जो भी हाई कोर्ट द्वारा डिसीजन दिए जाएंगे वो पूरे देश में एज ए लॉ एक्सेप्ट किए जाएंगे, है ना। जो भी, जैसे मान लीजिए अगर किसी की, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी केस ऐसा है जो किसी कंडीशन में किसी की हत्या हो जाती है और वो हाई कोर्ट उसको रिलीज कर देता है, उस कैंडिडेट को जिसने हत्या की है, तो उस बेस पे उससे वैसे केस जहां जहां भी होंगे उस केस का हवाला देके वो फाइनल किए जाएंगे। तो ये होते हैं अभिलेखीय न्यायालय। नेक्स्ट बात है इसमें प्रशासकीय अधिकार क्या होते हैं। प्रशासकीय अधिकार, हाँ, प्रशासकीय अधिकार। प्रशासकीय अधिकार का मतलब होता है कि उच्च न्यायालय को कौन कौन से लोगों को अपॉइंट करने का राइट होता है, ठीक है, अपॉइंट करने का राइट होता है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट द्वारा की जाती है, ठीक है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में की जाती है। उसके बाद किसी का अगर प्रमोशन करना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में बुलाना है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लोअर कोर्ट में अपर कोर्ट में करना है, तो पदोन्नति संबंधी, ठीक है, यानी जो प्रमोशन के संबंधी, पदोन्नति से संबंधित। और उसके बाद है नेक्स्ट है इसमें जो हॉलीडेज है, हॉलीडेज संबंधी यानी अवकाश संबंधी, अवकाश संबंधी वो रूल बना सकते हैं, ये है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि उच्च न्यायालय का कितने अधिकार होते हैं, क्या है। जब भी क्वेश्चन आपसे बनेगा तो बस यही बनेगा कि उच्च न्यायालय क्या हर राज्य में होता है, नहीं, हर राज्य में नहीं होता है, हर राज्य के लिए होता है, ठीक है। तो ये थे, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि उसमें राष्ट्रपति का क्या रोल होता है और गवर्नर का क्या रोल होता है। गवर्नर का सिर्फ इतना होता है, वो केवल और केवल उसको शपथ दिलाते हैं और कुछ भी नहीं, बस राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। क्यों राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं? क्योंकि उनका जो नियुक्ति है हाई कोर्ट्स के जज की, वो पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। तो ये चीज़ हमने कई बार ऑफलाइन क्लासेस में भी बताई है कि ऐसी बॉडी जो पूरे देश के लिए अपॉइंट की जाती है, उसका अपॉइंटमेंट हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा होगा या सबसे ऊपर लेवल पे होगा, ठीक है। तो ये था हमारा हाई कोर्ट। थैंक यू।